वेलकम क्लास 12th। तो हम लोग अब आगे देखना चालू करें कल के जो पिछले वीडियो से। और पीछे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा क्या था? वो था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा, उसका एप्लीकेशन भी देखा। और आज हम लोग देखने जाएंगे क्या? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, इसको बेसिकली समझने के लिए आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से इसको रिलेट करें। रिलेट करने के लिए जैसे कि आप देखते होंगे किसी फाइन वगैरह अंदर कॉपर वायर वाउंडेड होता है। वो कॉपर वायर जो है सो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड कहने का मतलब कि उस वायर के ऊपर एक इंसुलेटर, मतलब जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एक लेयर लगा हुआ होता है। ठीक है। और उस वायर को लेकर के लेट सपोज दैट कि कुछ इस तरह के ट्यूब पर कैसे क्या कर दिया जाए, लपेट दिया जाए। ऐसा लपेटते हुए ऐसे 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 करके लपेट करके इतना लंबा बना दिया जाए, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया जाए और उसके एक एंड के थ्रू करंट को पास करें और दूसरे एंड के थ्रू क्या हो, दूसरे एंड के थ्रू ये निकल करके बाहर आए। तो ये जो ये टर्न्स देख रहे हैं क्या होगा, ये कोएक्सियल लूप्स की तरह काम करेगा। कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स की तरह काम करेगा। कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स इन सिलिंड्रिकल फॉर्म, इस तरीके से क्या होगा, काम करेगा। तो जब ये इस तरीके से काम करेगा तो क्या होगा कि हर सर्कुलर लूप का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, और वो होगा रेडियल इन डायरेक्शन। जो अगला होगा उसका भी इधर ही होगा, जो अगला होगा उसका भी इधर ही होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स मिल करके, और ये आपके इसके जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके सेंटर पर ओरिजिनेट हो रहा है ना, ये एक दूसरे से मर्ज कर जाएगा और फाइनली ये एक मैग्नेटिक बार की तरह काम करने लगेगा। इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाएगा और ये एक मैग्नेटिक बार का मतलब जैसे कि मैग्नेट हम लोग देखते हैं एन पोल एस पोल, उस मैग्नेटिक बार की तरह ये पूरा का पूरा लूप क्या होगा, काम करने लगेगा। जिसमें लिटरली हम लोग इधर एन पोल कह सकते हैं, इधर क्या कह सकते हैं, एस पोल कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द लूप जो होगा वो एस टू एन के डायरेक्शन में जा रहा होगा और बाहर एन टू एस के डायरेक्शन में जा रहा होगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा और ये एक मैग्नेटिक बार की तरह क्या होगा, बिहेव करने लगेगा। इस टाइप का सोलेनॉइड होगा। इस पर इस पर बाउंडेड है। जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई मटेरियल हो या ना हो, आप ऐसा इस पर वायर को लपेट करके इसको बाहर से क्या कर सकते, खींच दीजिए, वो सर्कुलर वो सिलिंड्रिकल शेप में रह जाएगा। तो ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। तो इसका डिफिनीशन भी क्या करें, हम लोग लिख लें, है ना। सोलेनॉइड इज ए combination of circular coaxial loops in helix shape। ऐसा ऐसा बढ़ता है तो इसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स शेप। When current is passed through it, each circular loop behaves like a magnetic dipole and the combination acts as a magnetic bar
magnetic bar having N and S pole. Field lines travels from S to N inside the solenoid while N to S outside it. Radius of solenoid is comparatively, जो बातें इससे विषय में जानिए, comparatively very short as compared to लेंथ के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा होता है, रेडियस पतला, मतलब ये लंबा सा होता है। ठीक है, तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अब उसके हम करेक्टर को भी जरा समझ लें। अंदर में ये एस पोल मान लीजिए बन गया और ये एन पोल बन गया। जरा सा मैं करेक्टर को देख लूँ, ये आपका ऐसा हो रहा है ना, एन पोल किधर बनेगा, एस पोल पर देखिए ये लाइन ऐसा बन रहा है ना, करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो ये है एस पोल यहाँ बनेगा, एस पोल यहाँ डेवलप करेगा, एन पोल यहाँ डेवलप करेगा। करंट के लूप की बात है ना। ये क्लॉकवाइज फेसिंग है, क्लॉकवाइज फेसिंग में क्या होगा, एस पोल डेवलप करेगा, इधर में एंटी क्लॉकवाइज फेसिंग होगा तो एन पोल, माने ये एन पोल डेवलप कर जाएगा और ये एस पोल में। जैसा हमने करंट को बनाया है उस हिसाब से हमने ये हम लोग इसको दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि हर करंट ये क्लॉकवाइज करंट, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट होगा तो इधर में एस पोल और इधर में एन पोल का डेवलपमेंट होगा। क्लॉकवाइज एस पोल, एंटी क्लॉकवाइज एन पोल, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर में तो ऐसा आएगा और बाहर में ऐसा, है ना, बाहर में ऐसा, ओके, बाहर में ऐसा, अंदर में ऐसा रहेगा और बाहर में ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका चूँकि फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा इसलिए इसको एन पोल कह लेंगे। यहाँ पर भी फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा इसलिए इसको क्या कह लेंगे, एस पोल कह लेंगे। वैसे एन पोल और एस पोल का कोई स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ नहीं है। फील्ड लाइंस जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसी को हम लोग पोल कह ले रहे हैं। फील्ड लाइंस जहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेटेड स्टेट में रहेगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोल कह ले रहे हैं। नॉर्थ पोल या साउथ पोल कह रहे हैं, बाकी की कोई विशेष इसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब जरा सा हम लोग एक्सप्रेशन देखना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। उसके लिए एक स्पेसिफिक फिगर बनाना होगा और इसका सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन लेना होगा। क्रॉस सेक्शन लेने का क्या मतलब है, जैसे सिलेंडर है और इसको ऐसा हम कट कर दें ऐसा, तो ये सेमी सर्कुलर शेप में ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा कुछ, है ना। तो इस पोर्शन में ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन बनेगा, है ना, ये जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन को हम यहाँ पर लेकर के उसी को कंसीडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि इसको मान लीजिए आप काटते हैं, तो काटने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन है, जो कटा हुआ पोर्शन का जो सामने का पोर्शन जो दिखेगा इसको अगर ऐसा काटते हैं और सॉलिड कुछ है तो इसमें आपको ये कैसा दिखेगा, उसका उस प्लेनर क्या फिगर, उसका प्लेन फिगर, न कि 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, चलिए तो जरा सा हम लोग उसको बनाते हैं, फिर आपको हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसके लिए जैसा कि बुक में आपका देखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कुछ ऐसा आएगा, है ना, ऐसा।
है ना, ये देखिए ठीक है बहुत हद तक। और इसको ऐसा लीजिए, ये ये बनाया हमने फिगर। ठीक है, अब इसमें वायर्स इस तरह से बाउंडेड है, तो यहाँ पर हम लोग करंट आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर डॉट्स बना रहे हैं, माने करंट कमिंग आउट। तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, डॉट्स को बना रहे हैं। ये वायर ऐसे लपेटे हुए हैं, इसको कटिंग किए हुए हैं, तो वायर के छोर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डॉट्स बना दे रहे हैं, क्योंकि करंट ऐसे से ऐसे आ रहा है ना, तो इसको हम लोग डॉट्स बना दे रहे हैं। चलो थोड़ा कम ही बनाते हैं, ज़्यादा बना करके कोई चित्रकारी कंपटीशन में तो जाना नहीं है कि कौन कितना बढ़िया चित्र बनाया। और नीचे ऐसे आकर के इधर आएगा तो इधर क्रॉस बना देते हैं, ठीक है, इधर क्रॉस, क्योंकि करंट ऐसे आके अंदर की तरफ गया है। तो प्लेन में कुछ समझने के लिए डॉट्स या क्रॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलरली आउट, परपेंडिकुलरली इन, डॉट परपेंडिकुलरली आउट, क्रॉस परपेंडिकुलरली इन, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, ए बी सी और डी। एच इसका हाइट है और डी इसकी विड्थ है, ठीक है। लेट आई बी द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट आई है। और ऐसा अगर यदि इसमें हम लोग क्या किए हैं, वायर अगर यदि वाउंडेड अप है, लपेटा हुआ है, तो n ले रहे हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऐसा लेके चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो अंदर में जो है, सो अगर ये S पोल है और इधर N पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, इसमें ऐसा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अच्छा, ये B को हम बना दिए हैं, तो ABCD ऐसा कीजिए, स्मॉल ABCD लिख लीजिए। अच्छा रे भैया, तो ये फिर तो बड़ा सा सिंबल H है, तो L ले ले, चलो L ले लेते हैं, हाँ, ABCD। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चूँकि अंदर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर कैसे कर्व बनेगा, है ना। चलिए, तो ये है B का डायरेक्शन, है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। चलिए, तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, एम्पीरियन लूप के लिए अगर हम देखें, क्या देखना चाहते हैं, B परपेंडिकुलर होगा AD आर्म के, पहले एक चीज लीजिए, ABCD रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप इज टेकन, एम्पीरियन लूप हम लोगों ने ले लिया। अब क्या होगा, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा AD के, ठीक है, एंड B परपेंडिकुलर होगा BC के। तो ऐसे में
क्या होगा जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। कल मैं बता रहा था कि लाइन इंटीग्रल जब भी करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये जो b डॉट AD वेक्टर है एंड b डॉट DC वेक्टर, BC वेक्टर जो भी हो, BC वेक्टर होगा, ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, चूँकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। थीटा 90 डिग्री होने पर A डॉट B क्या होगा, ज़ीरो होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का रूल है। तो आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आर्म परपेंडिकुलर है, ये आर्म परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में इनका लाइन इंटीग्रल जीरो होगा। चूँकि लाइन इंटीग्रल निकालने वाला है, यहाँ अपने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। अब दूसरी बात, सोलेनॉइड के केस में ये जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फिगर देखा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ जो वायर्स होते हैं, ये जगह जो है सो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना। ये जगह आपका क्या होता है, न्यूट्रल। ये था ना, ये ऐसा है ना, ऐसा। तो ये जो स्पेस होता है जस्ट एबव द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर भी और नीचे भी, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि DC की जगह B ज़ीरो है। एट DC B इज़ ज़ीरो, B की वैल्यू ही ज़ीरो है, तो B डॉट DC भी ज़ीरो होगा। क्या मतलब, लाइन इंटीग्रल AD आर्म में BC आर्म में डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होने के कारण जीरो हो गया, और DC आर्म में जो है यहाँ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, ऐसे सिचुएशन में लाइन इंटीग्रल यहाँ भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बच जाता है सिर्फ AB आर्म जिसकी लेंथ h है, ठीक है, AB आर्म। तो क्या होगा, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ एंटायर लूप, पूरा का लाइन इंटीग्रल जो बनेगा वो सिर्फ B इंटू AB होगा। थीटा ज़ीरो है, B इंटू AB होगा, क्योंकि यहाँ थीटा ज़ीरो है, जिस डायरेक्शन में इसका AB का डायरेक्शन है। और चलो ऐसा ले लेते हैं, तो B डॉट H कह लीजिए, H वेक्टर ये ले लीजिए, तो H वेक्टर ये भी है, तो BH cos ज़ीरो होगा, तो ये सिंपली BH आएगा, ये सिंपली BH आएगा, ठीक है, ओके। और नाउ टोटल इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, तो टोटल इनक्लोज्ड करंट n टाइम्स ऑफ I होगा। एक टर्न में I करंट पास हो रहा है, इसमें अगर n टर्न्स होंगे तो NI हो जाएगा करंट की वैल्यू, क्योंकि बार बार वही करंट क्या हो रहा है, इसी लेंथ में घूम घूम के आ रहा है। और n की वैल्यू n इंटू एच लेंगे। क्यों लेंगे स्मॉल n टू h, n ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट, n ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसे में कैपिटल N की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू h हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टेकन लेंथ h, NHI। तो ऐसे में B इंटू एच एम्पियर लॉ के मुताबिक, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B इंटू एच इजकल टू NHI, HH कैंसिल, B म्यू नॉट टाइम्स इनक्लोज्ड करंट, अच्छा हाँ NI, ठीक है। तो ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड करंट मतलब NHI, तो H दोनों साइड से कैंसिल, तो B इजकल टू म्यू नॉट NI। सर्किट लॉ यही कहता है ना कि टोटल लाइन इंटीग्रल जो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज इनसाइड इट, तो टोटल करंट इनक्लोज जो है सो NHI है, ठीक है। तो B इजकल टू म्यू नॉट NI होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। और ऐसे में एक बात हम कह सकते हैं बड़ी दावे से कि B जो होगा अंदर में, B विल बी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म अगर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल रहेंगे।
ये खुद ये एक्सप्रेशन भी क्या करता है, बताता क्या है, चूंकि पहले ही थीटा को 0 कर दिए हैं तो ये तो आना ही था, ये तो आना ही था। तो इस एक्सप्रेशन ये नहीं बतला रहा है, मैं बोलने के फ्लो में बोल भले गया, लेकिन पहले ही चूंकि आप थीटा 0 कंसिडर कर लिए हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन तो आना ही था। ठीक है, यानी कि अंदर के फील्ड जो है सो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग अगला टॉपिक्स लिए हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। आप इसमें दो फिगर देख रहे होंगे, एक फिगर ये और एक फिगर वो। तो एक में दोनों का डायरेक्शन सेम है करंट का, एक में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। खैर बात की बात है, अगर दो पैरेलल करंट्स हों तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा आ जाएगा, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहला आ जाएगा। मतलब म्यूचुअली एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे। तो ऐसे में क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, होगा ये कि ये एक दूसरे पर कोई इंटरैक्टिव फोर्स लगाएगा। इट मस्ट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे में क्या होगा कि ये इंटरैक्ट करेंगे, या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले या एक दूसरे को क्या कर दे, रिपेल कर दे। कुछ ना कुछ तो होगा, चूंकि इंटरेक्शन तो होगा ही, चूंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। दो कंडक्टर ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको दोनों का डायरेक्शन सेम ले रहे हैं, यहाँ इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ए कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में बी है, चूँकि किसी को कोरिलेट करना ही पड़ेगा अगर हमको निकालना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, कि ए पहला दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। यही निकाल ले तो ये भी पता चल जाएगा कि दूसरा पहले पर कितना फोर्स लगाएगा। चूँकि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमको ये सजेस्ट करता है कि जो भी फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन में लगता है एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए हमको ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों फोर्स अलग अलग निकालना पड़े, कोई एक फोर्स भी निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा फोर्स कितना है और उसका डायरेक्शन क्या होगा। न्यूटन थर्ड लॉ हमको सजेस्ट करता है। तो ऐसे में इधर में देखिए, हमने बताया था कि इस साइड में लेफ्ट साइड में ये डॉट फील्ड बनाएगा, राइट साइड में ये क्रॉस फील्ड बनाएगा। ठीक, ये भी यही करेगा, लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड बनाएगा, राइट साइड में ये क्या करेगा, क्रॉस फील्ड बनाएगा। ओके, तो राइट साइड में क्रॉस फील्ड बनाएगा, ये है ना। तो जो भी हो ना, छोड़िए इसकी डॉट अक्रॉस से हमको क्या करना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए की मैग्नेटिक फील्ड में बी है, बनाएगा ये भी डॉट अक्रॉस, उस बात को छोड़ दीजिए। नाउ द करंट कैरिंग कंडक्टर 2 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट, यानी ए करंट कैरिंग कंडक्टर के फील्ड में बी है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इधर में क्रॉस यानी कि टोटल ये हर जगह क्या करेगा, ये नहीं, इसको छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, ये क्रॉस फील्ड बनाएगा। ठीक, क्रॉस फील्ड बनाता है, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फील्ड का डायरेक्शन जरा हाथ को बनाइए, परपेंडिकुलर इन यानी अंदर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, ये अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ, यानी लगने वाले फोर्स की वैल्यू अंदर की तरफ होगा, इधर होगा। तो जब ये लगने वाले फोर्स की वैल्यू, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में होगा। बट नेचुरली जो ए पर लगने वाला फोर्स होगा वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि ये कंडक्टर, ए कंडक्टर बी की तरफ जा रहा है, बी कंडक्टर ए की तरफ जा रहा है, यानी ए और बी में अट्रैक्शन हो रहा है, ए और बी में
अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए, इसमें भी इस साइड में डॉट, इस साइड में डॉट, इधर क्रॉस, इधर में क्रॉस। चलिए ऐसा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, ये खोलना है तो ऊपर तो नहीं है, चलिए इसको पलटिए, करंट का डायरेक्शन नीचे। अब अंगूठा खोलिए, अंगूठे खोलिए, चलिए बाहर की तरफ, करेक्ट, बाहर की तरफ, यानी लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इधर। चलिए अब मैं आपको फिर सिखाता हूँ। ऐसा लीजिए, लेफ्ट हैंड को लीजिए, उंगली लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाइए। अब एडजस्ट इस हाथ को मोड़िए इस तरीके से कि आप इस उंगली को यानी मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में ओपन कर सकें। तो आप जैसे ही करंट के डायरेक्शन में ओपन कर लेते हैं, अब आप थंब को फ्री कीजिए। थंब को जैसे फ्री करते हैं, थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, यानी लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको हटाइए, थंब पर लगने वाला फोर्स ये FBA का डायरेक्शन ये हो गया। तो जाहिर सी बात है FAB का डायरेक्शन ये होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A इस डायरेक्शन में। ये फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा, ये रिपल्सिव हो जाएगा। कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोग इस फेनोमेना को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत लोग हीटर कॉइल की इस्तेमाल करते हैं, अभी सोलेनॉइड हम पढ़ाए भी हैं। अगर आप एक सोलेनॉइड लेते हैं और इसमें हीटर कॉइल खुद सोलेनॉइड है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है प्राय लोग देखे होंगे। इसमें अगर करंट को पास करते हैं तो हर इसमें करंट एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। आप फील करेंगे क्या कि जैसे ही करंट इसमें पास करेंगे, ये जो लेंथ पहले मान लीजिए लेट्स सपोज कि 5 सेंटीमीटर थी, तो जैसे करंट करेंगे वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, बन श्रिंक करेगा। चूँकि ये जो पैरेलल आर्म्स हैं वो उसमें के बीच में अट्रैक्शन होता है और ये क्लोज करके क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, है ना। कट कट की आवाज़ आती है अगर यदि आप हीटिंग एलिमेंट को प्रेस करें, करंट देंगे तो कट कट की आवाज़ आती है। इसलिए कट कट का आवाज़ क्या हो रहा है? चूँकि श्रिंक कर रहा होता है। कौन? ये कॉइल, ये सोलेनॉइड। चूँकि इसमें जो करंट है हर आर्म में एक दूसरे के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए उसका लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं ध्यान दिए होंगे तो कभी किसी हीटिंग एलिमेंट में कॉइल वाले में अगर आप प्रेस कीजिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसका लेंथ घटना चालू हो जाता है। प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है, वो सस्पेंड करके करंट को फ्लो कीजिए, देखिएगा पहले सस्पेंडेड पोर्शन इतना था तो थोड़ा सा उठ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन देखने जाते हैं, इसी के अंदर हम घुसा देंगे एक्सप्रेशन। कंसीडर कंडक्टर बी inside the field of कंडक्टर A, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है ना, वो ये इनके बीच का सेपरेशन अगर D मान के चल रहे हैं तो μ0/2πI/R, तो यहाँ D ले लिए हैं तो D, इसमें पासिंग करंट की वैल्यू IA है, ठीक है। तो और फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर B क्या होगा? यानी FBA की बात कर रहे हैं, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ प्रेजेंट है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? BA इंटू IB द करंट एंड द लेंथ टेकन। तो L इज द लेंथ टेकन अंडर कंसिडरेशन। L क्या है? लेंथ टेकन फॉर कंसिडरेशन।
चूँकि पूरा लेंथ तो यहाँ अपने को लिए नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। छोड़ो यहाँ नहीं, अब इकट्ठे वहाँ लेते हैं, है ना। चलिए कंसिडरेशन, तो अब इस एक्सप्रेशन में बी ए की वैल्यू रख दे और सिंप्लीफाई करने के लिए चले, तो एफ बी ए की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए आई बी अपॉन डी इंटू एल, ये आ रहा है एक्टिव फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स विच आर ऑब्वियसली पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम लोग अगर एफ बी ए लेंथ को नीचे डिवाइड कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए आई बी अपॉन डी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर ऑफ द कंडक्टर। इसके पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स ये है, तो इस वापस से इस पर भी यानी ए पर भी लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होगा। तो इस केस में एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलता है पैरेलल करंट्स के केस में, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए आई बी अपॉन डी। अब ये कंफ्यूज ना होइएगा कि अब अलग से एक्सप्रेशन ए बी के लिए निकालना होगा, यानी कि ए पर कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जितना पर यूनिट लेंथ फोर्स इस पर लगेगा उतना ही पर यूनिट लेंथ फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है इस पर उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। इसलिए हम लोग अलग से एक्सप्रेशन निकालने की क्या है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल बीच बीच में मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इकट्ठा करके हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक्स हम देखें, दैट इज़ द एक्टिंग टॉर्क इनसाइड ए करंट ऑन ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको अब बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक्स दिख रहा होगा, फिगर भी दिख रहा होता है। ये मैंने पॉज करके बना लिया, काफ़ी टाइम लग जाता इसीलिए। एक्टिंग टॉर्क ऑन करंट लूप इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट लूप है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ऐसा समझना है अपने को, ठीक है जी, ऐसा अपने को समझना है। तो क्या होगा कि हम लोग पहले तो देखें कि यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाया जा सकता है। अगर एक एन पोल ले ले, एक एस पोल ले ले, कुछ सेपरेशन करके इनको रख दिया जाए और ख़ास करके कनकेव शेप बना दिया जाए, इस टाइप का कनकेव शेप, तो जो इसके अंदर फील्ड डेवलप करेगा बी, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लिटरली पैरेलल होंगे। खैर उस पर हम आएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कैसे जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और यूनिफॉर्म रखते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक से। थोड़ी देर के लिए आप मान के चले कि यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया एन पोल और एस पोल से, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन पोल टू एस पोल की डायरेक्शन में होगा, और लूप लेट सपोज कि इस स्टेट में है, मानी ये आर्म बाहर की तरफ है, ये आर्म अंदर की तरफ, ऐसा हम लूप ऐसा नहीं ले रहे हैं, चूँकि इसमें तो क्लियर हो जाता है बात, एक ऐसा जनरलाइज स्टेट में हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर, कौन सा एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर, इसकी एरिया वेक्टर के साथ कितना का एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है ना, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस पर क्या फेनोमेना हो रहा होगा, ठीक है। पहली बात को समझें, जब आप इसके थ्रू करंट को पास आउट करेंगे तो ये आर्म इसको देखिए, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का, खोलिए इस उंगली को, फोर्स का डायरेक्शन ये, देखिए मैंने यहाँ बनाया, फोर्स अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, करेक्ट है ना। फिर उस तरफ आइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो गया, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स बाहर की तरफ, ये फोर्स बाहर की तरफ हमने ले लिया, ठीक, फोर्स हमने बाहर की तरफ ले लिया, ओके। अब आप बात करेंगे इस आर्म पर और इस आर्म पर। तो जब मैं समझा दूं, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है ना,
इस साइड में करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, और करंट आपका किस साइड में, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये, और करंट ये, अरे ऐसा लूप है ना। ये थोड़ा सा वहाँ समझाना मुश्किल हो रहा है। ये आपका लूप है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो और ये ऐसा टर्न कर चुका है ना, टर्न कर चुका है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये देखिए, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर नीचे की तरफ, यानी ये इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, और इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो आर्म देख रहे हैं आप, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये आपको टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो ऊपर नीचे के आर्म है वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, चूँकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा, कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, और हम लोग टॉर्क के लिए जा रहे हैं। जबकि इस वाले केस में ये आपका लूप ये है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये अंदर इस तरफ जाना चाह रहा है, ये इस तरफ आना चाहता है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण इसमें क्या होगा, टर्न करेगा। तो यही तो आर्म बी जो है, जो कि यहाँ है, और बी लेंथ का आर्म यहाँ भी है, तो ये जो वर्टिकल आर्म्स हैं, वही वर्टिकल आर्म्स पर क्या होगा, जो फोर्स लगेगा F, वही फोर्स क्या कर पाएगा, आपको उसको टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, मोमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फोर्स को इधर और एक फोर्स को इधर दिखाया है, और इस ऊपर ए आर्म और नीचे का ए आर्म, इन दोनों आर्म पर लगने वाले फोर्स को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉट करंट, मैंने करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस करंट ले रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स को ऊपर की तरफ, ये इसको हमने ऐसा, है ना, ऐसा हम लोगों ने ले लिया, थोड़ा सा तिरछा करना पड़ गया है ताकि ये देखिए। अब ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये है b, है ना, ये लेंथ क्या है, b a है, सॉरी ये है a, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। क्यों हो जाएगा जी, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्सेस का है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाएगा a साइन थीटा। अब देखिए थीटा कहाँ से ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का मतलब हो जाएगा प्लेन। देखिए ये थीटा कहाँ लिया जा रहा है, जरा बात को समझिएगा। ये लूप है, एरिया वेक्टर ये होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये। तो इस पोजीशन, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बी वेक्टर और ए वेक्टर, एरिया पर परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वही एरिया वेक्टर कहलाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर, इसको अपन थीटा ले रहे हैं। यहाँ पर भी इसको हमने लिया है, बी का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट। जब ये थीटा होगा तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटेड 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, करेक्ट। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ की एंगल आपकी थीटा हो जाएगी। तो ये जो आर्म है ए, इसका जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए, ये ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा, हालांकि किसी काम का नहीं है ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट ये ए साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैंने कहाँ से लिया है, मैं कई बार कितने वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। अगर थीटा तो ये ए कॉस थीटा बनता है और ये ए साइन थीटा है ना, तो थीटा के सामने साइन थीटा, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा, है ना, ये ए साइन थीटा बनता है। ओके, चलिए, तो फिगर पर डिस्कशन हमने पूरा कर दिया है। अब हम जरा सा कैलकुलेशन पर करते हैं क्या। लेट ए एंड बी बी द ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, या लिखो आगे पीछे, लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। I be the setup current through the loop, है ना, through the loop. So force acting on वर्टिकल आर्म्स पहले चले लिखते हैं, वर्टिकल आर्म्स ऑफ लेंथ बी, कितना फोर्स लगेगा भैया? तो वो बी आई एल साइन थीटा वाली कहानी थी जो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी तो थोड़ी देर पहले हम देखे आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, आई इज द करंट, एल इज द लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर बी है, आई एल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन थीटा साइन 90, साइन थीटा साइन 90 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? ये है खड़ा, ये खड़ा क्या आर्म, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चाहे ऐसे घूमेगा भी तो भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा से इस पर परपेंडिकुलर रहेगा, यानी साइन 90 1 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। फोर्स एक्टिंग आई बी स्मॉल बी कैपिटल बी हो गया, ठीक, आई बी स्मॉल बी कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिंग टॉर्क कितना होगा? तो जो लोग को पहले से पता है क्या लेते हैं एक्टिंग टॉर्क टाउ, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये लिया गया, तो टॉर्क फोर्स इनटू व्हाट लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आई बी, अरे ओहो फोर्स तो लिखना ही, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए साइन थीटा, सॉरी फोर्स है आई बी ए साइन थीटा, तो आई ए इंटू बी, ए बी साइन थीटा, जरा गौर कीजिए, ए इसका ब्रेड्थ, बी इसका लेंथ है, तो ए बी इज द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप होगा, तो एक्टिंग टॉर्क आई बी ए साइन थीटा होगा, आई क्या होगा, बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो ए बी साइन थीटा लिखिए, ज़्यादा बेहतर है, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इन वेक्टर फॉर्म अगर आते हैं, वेक्टर फॉर्म आते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, ए इज द एरिया वेक्टर, बी इज व्हाट, बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन तो अपने पास आ गया, है ना। चलिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एक टाउ के वैल्यू, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जरा देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं यूनिट टाउ की वैल्यू, ये साइन थीटा वगैरह छोड़ दीजिए, तो आई ए बी होता है, तो बी की वैल्यू टॉर्क अपॉन क्या होगा, आई ए, टॉर्क जूल में और आई एम्पियर में और ये मीटर स्क्वायर में, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो एक यूनिट हो सकती है जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर,
ये भी एक यूनिट इसका क्या हो सकता है, बन सकता है ना, इन द टर्म्स। अब सोच रहे होंगे लोग कि सर जूल कैसे बन जाएगा, तो डायमेंशनली एनर्जी और ये सेम है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अपने को जानना है, ये टॉपिक्स तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोग को देखना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखने के लिए थोड़ा सा हम इस पोर्शन को हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं, है ना, और इस पोर्शन में चलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखने जा रहे हैं। और कैसे देखने जा रहे हैं, कंपैरिजन से। टॉर्क की वैल्यू आई ए बी साइन थीटा होता है इफ देयर इज एन टर्न्स, कितने टर्न्स हो, एन टर्न्स हो। ये तो एक की बात थी ना, एक की बात है ना। तो टॉर्क की वैल्यू एन आई ए बी साइन थीटा होगा। अब जरा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को याद कीजिए। हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा। शुरू में ही बतलाए थे, फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही था, शायद फर्स्ट ही वीडियो में था। मैग्नेटिक डायपोल की तरह करंट कैरिंग लूप बतलाएगा। तब ऐसे सिचुएशन में हम जरा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को याद करें। फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम बात को याद करते हैं तो उसमें टॉर्क की वैल्यू जो आती है वो होता है पी ई साइन थीटा। ई साइन थीटा बी साइन थीटा तो ठीक ही है, वो मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, पी इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जो कि हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा है। तो ऑन कंपैरिजन अगर कंपेयर करते हैं, ऑन कंपैरिजन अगर हम जाएं तो ये जो टर्म है, ये तो टर्म आपका बी साइन थीटा ई साइन थीटा से मैच कर रहा है, और ये टर्म सजेस्ट कर रहा है कौन, एन आई ए जो टर्म है वो सजेस्ट कर रहा है कि एन आई ए मस्ट बी टेकन एज एम विच विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अब ऐसे में हम एक बात कह सकते हैं कि टॉर्क को जो एन आई ए के बदले मैग्नेटिक डायपोल तो एम कैपिटल ले लीजिए, एम बी साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के केस में वेक्टर एम क्रॉस बी आप बिंदास लिख सकते हैं, जो कि इसके केस में पी क्रॉस ई लिखा जाता था। करेक्ट। तो अब आपके पास डायपोल मोमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लूप, सॉरी करंट कैरिंग लूप होगा। चूँकि करंट कैरिंग लूप आपका मैग्नेट की तरह काम करता है, उसमें एन पोल एस पोल डेवलप करता है, तो ये एन आई इंटू ए होगा, यानी करंट इंटू एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ करंट। कितना करंट इसमें पास हो रहा है और कितने बड़े एरिया में है, कितना कोई लूप है तो इसमें कितना करंट पास हो रहा है और इसका एरिया कितना बड़ा है, ये बात डिसाइड करेगा कि उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है। मतलब उसमें टर्न होने की, रोटेट करने की क्या उसकी टेंडेंसी है, क्या उसकी क्षमता, इसी को तो मोमेंट कहते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस बात से क्या होगा, एन आई ए से, अगर एन टर्न्स है तो, नहीं तो करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। अब हमको उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक बात कुछ समझ में आ गई होगी। अगर जहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।